खतरा हर वक्त हर जगह छुपा होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो वार कर दे। और विडंबना ये है कि जहाँ हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, हमारा घर, वही हमारे मृत्यु का भूमि बन जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। आपका स्वागत करती हूँ मैं आज की कहानी में, जो अमेरिका की अब तक की बहुत लंबी चलने वाली मिस्ट्री में से एक है, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला है पुलिस को, और वो अभी तक खोज कर रही है। हर साल क्रिसमस के दौरान जब जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो हर साल जो है ये काफ़ी केस एक्टिव हो जाता है और किसी को जो है अच्छे से अपना क्रिसमस मनाने नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ही नादान और बहुत इनोसेंट सी बच्ची थी। 6 साल की आयु में उसकी जो इस तरह से मृत्यु हुई थी, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और उसकी फैमिली को भी। वो लोग भी अभी भी क्लेम करते हैं कि हम मर्डरर का हम अभी भी पीछा करेंगे, और जब तक मिल ना जाए जस्टिस तब तक हम ढूंढते रहेंगे। तो ये कहानी है जॉन बेनेट रैमसे की। वो अमेरिका की ब्यूटी क्वीन थी। इतनी कम आयु में उसने काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, और बहुत सारे ब्यूटी जिसमें भी पार्टिसिपेट किया था उसकी वो विनर रही थी। और वो उसका जन्म जो है अटलांटा में हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो बोल्डर कोलोराडो में मूव हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ा मैंशन लिया था, और वो यंगर थी, छोटी थी अपने बड़े भाई से, और 2 बच्चे थे उसके पेरेंट्स को, जॉन रैमसे और पेट्रिशिया रैमसे, जिससे वो उसकी मम्मी भी ब्यूटी क्वीन रही थी और बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। और उसके फादर जॉन रैमसे जो है वो बिज़नेस ओनर थे और सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में थे वो, और बहुत ही अच्छे और रिच फैमिली में से वो गिने जाते थे। तो इतनी फेमस पर्सनालिटी के वो लोग उस दिन रात को क्रिसमस सेलिब्रेट करके आए थे अपने फ्रेंड के यहाँ से, रात में लेट नाइट में 25 दिसंबर की नाइट को। और फिर उस दिन रात में बच्चों को उन्होंने अपने अपने कमरे में सुलाने भेज दिया। बड़ा भाई जो है बर्क 9 साल का था उस समय, और ये छोटी जॉन बेनेट जो है वो 6 साल की थी। उसे भी अपने कमरे में सुला के उसके पेरेंट्स जो है वो सोने चले गए। और जब उसकी मम्मी की नींद खुली सुबह, और उसने 5:52 AM को, सुबह 6 बजने से कुछ देर पहले उसने 911 को कॉल किया, और बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि जब वो सुबह उठ के नीचे जा रही थी किचन के तरफ, तब उसने स्टेयरकेस पे कुछ पेपर्स देखे, और वो पेपर्स 3 पन्नों में था, और सारे जो उसमें लिखा हुआ था वो पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। वो तुरंत दौड़ कर वापस गई अपनी बेटी के कमरे में देखने, और उसने देखा कि जॉन बेनेट जो है मिसिंग है। और उस को मिसिंग देख के वो इतनी घबरा गई, और वो तुरंत उसने 911 को कॉल किया। और फिर उसने उस कॉल में 911 से बताया कि यहाँ पे मुझे रैंसम नोट मिला है, और मेरी बेटी जो है वो मिसिंग है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, और इतना मतलब पैसे मांग रहे हैं, और रैंसम प्लीज़ आप हेल्प करो, प्लीज़ आप आ जाओ, ऐसे करके रिक्वेस्ट करते हुए उसने 911 को कॉल किया। और फिर अचानक ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, और 3 मिनट के अंदर तो पुलिस उसके घर आ भी गई थी। लेकिन पुलिस के आते ही साथ में और भी फ्रेंड्स और दूसरे मेंबर्स जो थे नेबर्स के, और उनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे, वो लोग सब आ चुके थे तब तक। क्योंकि जो उनकी मम्मी थी पैट्सी, उन्होंने और भी फ्रेंड्स लोगों को कॉल कर दिया था, जो काफ़ी सारे लोग उनको सपोर्ट देने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके थे। और पुलिस ने वो रैंसम नोट देखते ही यही सोचा कि वो बच्ची जो है वो घर में तो होगी ही नहीं, वो तो किडनैप हो गई होगी। तो पुलिस ने सिर्फ जॉन बेनेट का ही कमरा सिक्योर किया, उसे बंद किया कि उसमें कोई जाएगा नहीं, कि जहाँ से उन्हें डीएनए एविडेंसेस मिल सकने के चांसेस थे। और बाकी रूम जो है, पूरा घर जो है उन्होंने ओपन रखा। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस वाले हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और उनका जो वो रैंसम नोट है वो सबके हाथ में यहाँ वहाँ जा रहा है। मतलब
कोई भी चीज़ को सिक्योर करने का पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें किसी को भी ये डाउट ही नहीं हुआ कि अगर बच्ची किडनैप है तो वो घर में तो होगी ही नहीं, उसे तो लेके चले गए हैं। तो पुलिस जो है बाकी की चीज़ों की तफ्तीश करने लग गई, बट प्लेस को सिक्योर नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेस जो है वो कंटामिनेट हो चुका था। डीएनए एविडेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के वहाँ पे फुटप्रिंट्स और डीएनए जो है वो वहाँ पे आ चुके थे। तो फिर काफ़ी उसके बाद में जब मेन पुलिस आई, पूरे दिन तक वहाँ पे छानबीन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कहाँ से एंटर किया होगा, कैसे आया होगा, क्योंकि घर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब किसी तोड़ फोड़ के कोई नहीं अंदर एंट्री किया था, क्योंकि अगर बच्ची को घर से किडनैप करना होगा और रैंसम नोट उसको स्टेयरकेस पे रखा 2nd फ्लोर के, और जो 2nd और 3rd फ्लोर पे जाता है जो स्टेप्स, वहाँ पे रैंसम नोट रखा था सीढ़ियों पे, तो घर के अंदर एंट्री किया होगा, बच्ची को लेके गए होंगे, तो काफ़ी मतलब दरवाज़ा कैसे खुला होगा, ऐसे ये सब चीज़ों का सब पुलिस जांच कर रही थी। तो कहीं भी फोर्स एंट्री नहीं था, उसे पता चल रहा था कि जो दरवाज़ा है वो खोल कर आसानी से लोग अंदर घुसे थे और रैंसम नोट रखे, और यही सब पुलिस जांच कर रही थी। तब तक दोपहर में 1 बजे, करीब 7 घंटे बाद, वहाँ जो मेन डिटेक्टिव थी वहाँ पे, उन्होंने जॉन बेनेट के फादर को कहा कि प्लीज़ कैन यू जस्ट मूव अराउंड एंड सी कि कोई सामान मिसिंग है क्या, आप ज़रा घर के अंदर घूम के देखिए कि कुछ सामान मिसिंग है कि नहीं, दिख रहा है क्या। तो उन्होंने वो सीधा वो अपने एक दोस्त के साथ में, उनके जो एक फ्रेंड थे, फैमिली के फ्रेंड, उनको साथ में लेके वो देखना शुरू किया, और वो तुरंत ही उस बिल्डिंग के, उस घर के बेसमेंट में गए, जो बिल्कुल बेसमेंट बंद रहता है, वहाँ पे कोई जाने के चांसेस नहीं है, बट वो डायरेक्टली उस बेसमेंट में ही चले गए। और वहाँ पे उन्होंने थोड़े ही देर में, मतलब विदिन फ्यू मिनट्स, वो जॉन बेनेट की बॉडी को ऊपर लेके आए अपने हाथ में उठा के, और उसका मुंह पे टेप लगा था, डक्ट टेप था, और गले में उसके स्ट्रैंगुलेशन, कोई रस्सी से उनको उसका गला जो है दबाया गया होगा, वो गले के रस्सी को उन्होंने खोल दिया और मुंह के टेप को उन्होंने हटा दिया, और उसके बॉडी को जो है वाइट कलर के ब्लैंकेट से कवर करके वो ऊपर लेके आए। और जब पुलिस ने ये चीज़ सीन देखा कि उसके फादर ऐसे बच्ची को लेके आ रहे हैं, तो वो एकदम से शॉक हो गई देख के, और उसे जो है तुरंत शक हुआ कि उसके फैमिली में से ही किसी ने उस बच्ची को मारा है, और इस तरह से रैंसम नोट जो है वो घर में लिख के रखा गया, क्योंकि वो करीब करीब 3 पेजेस लंबा रैंसम नोट था। इतना लंबा रैंसम नोट, कोई उस सीन पे आके इतना लंबा नोट लिखने के बाद में वहाँ पे, और फिर उस बच्ची को उठा के लेके जाने का इतना लंबा रिस्क कैसे कोई लेगा। लेकिन उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है उस समय उमड़ आए उस बच्ची को देखते ही, और उस बच्ची का कंडीशन देखे कि उसको बहुत बुरी तरह से उसके सिर पे मारा गया था, और उसका गला भी किसी रस्सी, नायलॉन की रस्सी से दबा के उसको मारा गया था। तो वो देखते ही काफ़ी शॉक में आ गई थी वो पुलिस डिटेक्टिव। बट उसके बाद तुरंत वो बच्ची को नीचे रखा गया, और पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसकी बॉडी को जो है प्रॉपरली लेके जाया गया। बट उतनी देर में तो काफ़ी सीन सब कंटेमिनेट हो चुके थे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अगर किडनैपिंग है तो बॉडी घर में से कैसे मिल सकती है। फिर उसके बाद में जो मेन सस्पेक्ट थी पुलिस की, वो रैमसे फैमिली ही थी, क्योंकि बाद में वो जब जो रैंसम नोट है, 3 पेजेस का लेटर है, उसका पूरी अच्छी तरह से तफ्तीश की गई, तो पता चला कि वो जो नोट है वो उनके फैमिली में, उनके घर में ही नोट पैड है, जो पैट्सी का नोट पैड है, वही उसी के पेजेस हैं, और वो पेन भी उसी का पेन था जो वहाँ पे रखा हुआ था उसके रूम में, उसी पेन से लिखा हुआ नोट था। और वो नोट जो 3 पेजेस के इतने ज़्यादा लंबे मतलब फॉर्मेट में लिखा हुआ था, और इतनी सारे वर्ड्स उसमें यूज़ किए थे जो बहुत ही अननेसेसरी के थे, और जो अमाउंट भी रैंसम का मांगा था वो था $118,000, जो उसके फादर को, जॉन को, उस ईयर क्रिसमस में बोनस मिला था, वही अमाउंट था उसमें। तो ये सब चीज़ें देख कर भी पुलिस को तुरंत शक हुआ कि उनकी फैमिली का ही कोई इन्वॉल्व होगा इस
इस मर्डर में, लेकिन वही समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची को मारने का पर्पस क्या हो सकता है। फिर उसकी ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम होता है उसका रिपोर्ट आया, उससे पता चला कि बॉडी जो है वो बच्ची को गला दबा के और उसके सिर पे बहुत ज़ोर तरह से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया था। और लेकिन उसकी मौत जो है वो गला दबाने की वजह से ही हुई। जब हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया तब वो नहीं मरी थी, लेकिन गला दबाने से फिर वो फाइनली मर चुकी थी और फिर उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया गया। अब उसकी बॉडी में से कई सारे डीएनए ट्रेसेस भी मिले, बहुत सारे मेल के 2-3, लेकिन वो सब डीएनए जब फाइनली उस समय 1996 में डीएनए जो एनालिसिस है वो उस समय नहीं होता था, तो इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब 2003 में डीएनए का शुरू हुआ था एनालिसिस करना और एडवांस लेवल में, तब उस समय डीएनए एनालिसिस हुआ और उससे पता चला कि उसकी फैमिली के किसी भी लोगों का डीएनए जो है वो उसके कपड़ों से या उसके बॉडी से नहीं मिला था, वो किसी और ही लोगों का था। उसके बॉडी पे जॉन बेनेट के बॉडी पे जो भी डीएनए मिला था, बट वहाँ पे जो और वो जो लेटर था उस पे उसकी मम्मी का डीएनए का ही सारा ट्रेसेस मिला था। तो वो भी एक शॉकिंग था कि उसकी मम्मी का ही नोटपैड पे लिखा हुआ लेटर है और किसी और का लेटर, लेकिन कोई अगर आके आपके घर में लेटर इतना लंबा रैंसम नोट लिखेगा तो वो शॉर्ट में लिख के जाएगा कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है, मुझे इतना पैसा चाहिए, पुलिस को कांटेक्ट मत करना। तो इतना शॉर्ट में लिख के जाएगा, इतना लंबा चौड़ा नोट लिख के, और उसके मतलब कोई सेंस नहीं लग रहा था पुलिस को। तो पूरा शक तो फैमिली पे ही था, लेकिन फिर भी फाइनली बहुत सारे कई सालों तक हर बार उसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का सारा टेस्टिंग और फॉरेंसिक जांच करने के बावजूद भी कुछ भी हल नहीं निकल पाया। और पुलिस साथ साथ में इंट्रूडर का भी साथ साथ में चेक कर रही थी कि फैमिली के अलावा भी बाहर का भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी एंगल चेक कर रही थी। तो उस समय भी कई सारी चीज़ें मिली कि उनके जो बेसमेंट है, जिस कॉर्नर में जॉन बेनेट की बॉडी मिली थी, उसके एकदम ऑपोजिट साइड के कॉर्नर के बेसमेंट में एक विंडो था जिसका ग्लास टूटा हुआ था। तो वो भी कुछ महीने पहले ही जॉन ने ही उस ग्लास को तोड़ के घर के अंदर एंट्री किया था, क्योंकि वो बाहर लॉक हो गया था और अंदर से दरवाज़ा लॉक था, उसके पास कीज़ नहीं थे। तो उसने बेसमेंट का वो विंडो तोड़ के अंदर एंटर करके फिर घर के अंदर गया था। तो वो विंडो तब से ही टूटा हुआ रखा था। तो ऐसा माना जाता है कि कोई उस विंडो से अंदर एंटर किया होगा और फिर ऊपर रूम में जाके उसने जॉन बेनेट को लेके आके और बेसमेंट में जाके उसे मार दिया होगा। बट बेसमेंट में कहीं भी आसपास कोई खून के धब्बे या कहीं पर भी खून के धब्बे कहीं भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। तो वही अंदाज़ा लगा रहा है कि मर्डर जो है वो कहाँ किया गया होगा उसका। लेकिन मतलब ये सारा जो है अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। लास्ट में 2006 में उसकी मम्मी जो है पैट्सी राम से, वो उनकी डेथ हो गई, उन्हें कैंसर था और उनकी डेथ हो गई। तो वो भी लास्ट तक वो अपनी बेटी के जस्टिस के लिए काफ़ी मतलब फ़ाइट करती थी। टीवी में वो लोग काफ़ी इंटरव्यूज़ देते रहते थे, बट पुलिस के पास वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। पुलिस के पास वो कोई भी सलाह या उनको कोई एविडेंस देना है तो उसके बारे में बातचीत करने का वो बिल्कुल अवॉइड करते थे, क्योंकि पुलिस ने शुरू से उन पे ही शक किया। तो इस वजह से वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे पुलिस से, और वो उनके साथ में कभी भी इंटरव्यू नहीं देते थे पुलिस को। बट टीवी में वो बराबर ही एक्टिव थे, हर न्यूज़ चैनल को, और कई सारे इंटरव्यूज़ करते थे अपनी बेटी के लिए। फिर उनकी डेथ के बाद में 2008 में फाइनली और ज़्यादा एक्स्ट्रा डीएनए एनालिसिस हुआ, और उससे फिर फाइनली पता चला कि उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी डीएनए नहीं मैच हुआ था। उस समय जो भी डीएनए उस घर के आसपास में और जहाँ भी मिला हुआ था उन लोगों को एक्स्ट्रा डीएनए, लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी मैच नहीं हुआ। तो इसलिए फिर उनके फैमिली को रूल आउट कर दिया गया और उनसे माफ़ी भी मांगी गई। 2008 में पुलिस ने बोल्डर पुलिस ने उनसे माफ़ी मांगा और उनसे कहा कि आप लोग जो है अब सस्पेक्ट के लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आप पे शक किया।
तो इस तरह से अभी भी लेकिन ये जो जांच है वो अभी भी अधूरी है, चल रही है और लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा हमेशा, क्योंकि मैंने अब तक कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी भी, जो 2500 साल भी बाद भी सॉल्व हुए हैं। तो अभी जो है इस साल 1996 में जॉन बेनेट की मृत्यु हुई थी और आज इस साल जो है 2022 में 25 साल हो गए, उसकी एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी। अभी वो करीब 31-32 इयर्स की एकदम यंग लड़की होती, बहुत ही ब्राइट होती, बहुत ज़्यादा अभी अपनी लाइफ में कितनी सक्सेसफुल हो सकती थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो। लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है उससे इस तरह से छीन ली गई। अब जिसने भी ऐसा किया हो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जितना वो तड़प के मरी होगी अभी भी उसे, उसकी जो आत्मा है वो पीस में नहीं होगी, शांति नहीं मिली होगी, तो उसको शांति ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो केस जो है वो क्लोज़ ज़रूर हो। कोई ना कोई ऐसा डिटेक्टिव आए, ऐसा पुलिस आए डिपार्टमेंट में जो इस केस को फ़ाइनल अपने अंजाम तक ले जाए। चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और आपको क्या लगता है इस स्टोरी में, आपको किस पर शक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करना। और आपको कौन सी स्टोरी सुननी है वो भी आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।